हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने रीट की टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। इससे लास्ट की जो वीडियोस थे उसमें अपने प्रकाश के अपवर्तन और लेंस पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन और वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। आज दोस्तों अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और दर्पण, यानी अपने प्रकाश के परावर्तन और दर्पण पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपने जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में। तो देखो दोस्तों, आपको पता है प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो उसको अपने एक बार देख लेते हैं पहले। जैसे दोस्तों क्या सिस्टम है, एक कांच की पारदर्शी प्लेट है आपके पास। कांच की क्या है, एक पारदर्शी प्लेट है। इसके मैं एक साइड में पॉलिश कर देता हूं जिसे बोलते हैं परावर्तक पॉलिश। और ये पॉलिश सामान्यतः किसकी की जाती है, चांदी या तांबे की, यानी एजी और कॉपर का ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है। ये आपका बन गया परावर्तक पॉलिश और इसमें पॉलिश किसकी की जा रही है, एजी और सीयू की। अब देखो दोस्तों, इस पर प्रकाश आ रहा है, आने वाले प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। जहां टच करेगा वहां अपने क्या डालेंगे, अभिलंब। अब देखो दोस्तों क्या है, भी परावर्तक पॉलिश की हुई है तो प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में तो जा नहीं पाएगा और इस पृष्ठ से टकराकर वापस मुड़ जाएगा। और वापस मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, परावर्तन। और परावर्तन के बाद इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। दोस्तों, जो आपतित किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया वो आपतन कोण आई है, और परावर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया वो परावर्तन कोण आर है। ये है दोस्तों परावर्तन। अब देखो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन में, तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो जो कोण आई और आर है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दोस्तों आवर्ती व चाल अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब जो प्रकाश आया है आपतित किरण की न तो आवर्ती बदलेगी और न चाल बदलेगी। जितनी आवर्ती और चाल से वो आई थी उतनी आवर्ती और चाल से ही वापस जाएगी, और माध्यम भी चेंज नहीं होता है। देखो दोस्तों, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया, यानी प्रकाश के परावर्तन में सारी बातें ही क्या हैं, सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कांच की सीधी प्लेट के एक सतह पर अगर क्या कर दी जाए, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो दोस्तों आपको पता है कांच की अगर अपने पास एक सीधी प्लेट है और उसके एक साइड में पॉलिश कर दें तो कौन सा दर्पण बनता है, समतल दर्पण बनता है। कौन सा दर्पण बनता है, समतल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परावर्तन के लिए सत्य है। तो देखो दोस्तों आपको पता है कोण आई बराबर आर होता है। अब देखो दोस्तों ये परावर्तन के नियम लिखे हैं मैंने तीनों भी। पहला नियम तो क्या है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दिखाई दे रहे होंगे आपको, तीनों एक ही तल में हैं। फिर आपतित किरण की चाल क्या रहती है, अपरिवर्तित। जितने चाल से आती है उतनी चाल से वापस लौट जाती है। ये तीनों ही क्या है दोस्तों, परावर्तन के नियम हैं। तो ये तीनों ही क्या है, सही हैं। फिर देखो दोस्तों परावर्तक पॉलिश में प्रयुक्त होता है, तो अभी मैंने आपको बताया चांदी भी यूज कर सकते हैं, तांबा भी यूज कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों यूज हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश का परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें परस्पर समांतर रहती हैं। तो देखो दोस्तों परावर्तन के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो अगर परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो तब उस पर क्या होगा, किरणें आएगी और इस तरह से टकराकर वापस लौट जाएगी, और सारी किरणें आपस में क्या रहेगी, समांतर रहेगी। इनके बीच में एक व्यवस्था रहेगी, सारी किरणें आपस में क्या रहेगी, समांतर रहेगी। और ये तभी हो सकता है जब आपका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, या तो समतल हो या फिर क्या हो, चिकना हो। दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। पर अगर दोस्तों आपका परावर्तक पृष्ठ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है और खुरदरा है तो उससे जो किरणें हैं वो आगे पीछे लौट जाएगी, यानी समांतर नहीं होगी। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, परावर्तन वैसे दो प्रकार का है, आपको समझ में आ गया होगा, नियमित और विस्तृत। नियमित किससे होता है, समतल और चिकने परावर्तक पृष्ठ से, और विस्तृत किससे होता है, टेढ़े मेढ़े और खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, प्रकाश का परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें परस्पर समांतर रहती हैं। समांतर किसमें रहती है दोस्तों, नियमित परावर्तन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर। एक चीज और देखो दोस्तों, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। परावर्तन बोल दिया, इसका मतलब आई और आर बराबर रहेंगे, भले ही वो नियमित है भले ही वो विस्तृत है। यानी कोण आई और कोण आर जो है वो विस्तृत परावर्तन में भी क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। वो अलग बात
बात है भी ये किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं समतल दर्पण से संबंधित। अपने इस वीडियो में समतल दर्पण के क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसको कवर करने की अपने पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। देखो दोस्तों, समतल दर्पण का पहला कंसेप्ट, यदि समतल दर्पण से कोई वस्तु 2.5 मीटर दूरी पर है तो दर्पण में प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपने ये फैक्ट पढ़ा होगा, समतल दर्पण जो होता है उससे जितनी दूरी पर वस्तु होती है समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो देखो दोस्तों, वस्तु कितनी दूर है, 2.5 मीटर। इसका मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 2.5 मीटर दूरी पर बनेगा। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। तो 2.5 मीटर पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितने पर बनेगा, 2.5 मीटर पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, अपना अगला क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं अपने। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है। समतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब क्या बनाता है, सीधा, और क्या बनाता है, आभासी, और क्या बनाता है, बराबर, और क्या करता है, पार्श्व परिवर्तित, यानी साइड चेंज कर देता है। लेफ्ट को राइट और राइट को क्या करके दिखाता है, लेफ्ट करके दिखाता है। यानी समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। पहले तो ये समतल दर्पण की सारी ही विशेषताएं हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी हो ही जाएगा। अब जब समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है तो आपकी वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी कैसा दिखाई देगा आपको, 5 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण न तो छोटा करता है न बड़ा करता है, बराबर दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने एक जैसे मिलते जुलते, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछे ही जाते हैं। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती हुई आ रही है तो उसके प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अब देखो दोस्तों, एक समतल दर्पण है और उसके सामने एक वस्तु दौड़ती हुई आ रही है, उसका वेग कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और अपने से क्या पूछा है भी वस्तु दौड़ती हुई आ रही है तो अंदर जो प्रतिबिंब है वो कितने वेग से दौड़ेगा। अब देखो दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक तो वेग पूछ लिया जाए वस्तु के सापेक्ष, और एक प्रतिबिंब का वेग पूछ लिया जाए दर्पण के सापेक्ष। तो देखो दोस्तों, जब आपसे वेग वस्तु के सापेक्ष पूछे तो दुगना होगा। आपको क्या याद रखना है, जब वेग वस्तु के सापेक्ष पूछे तो दुगना होगा, और दर्पण के सापेक्ष पूछे तो जितने वेग से वस्तु आ रही है उतना ही प्रतिबिंब का वेग होगा। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं। अब इसने पूछा है वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो क्या होगा, दुगना, यानी 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दर्पण के सापेक्ष पूछा जाए, देखो नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन को ये अलग से मेंशन किया गया है, दर्पण के सापेक्ष कितना होगा, तो दर्पण के सापेक्ष क्या होगा, जितनी वस्तु की चाल है उतना ही प्रतिबिंब की चाल होगी, यानी कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे वस्तु के सापेक्ष पूछा जा रहा है प्रतिबिंब का वेग तो आप दुगना कर देना। अगर आपसे दर्पण के सापेक्ष पूछा जा रहा है तो जितना वस्तु का वेग होगा उतना ही प्रतिबिंब का वेग होगा। आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई समतल दर्पण किसी स्थिर वस्तु की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर गतिशील। इस बार उसने क्या, पहले देखो वस्तु गतिशील थी, इस बार उसने क्या कर दिया, वस्तु तो स्थिर है, इस बार दर्पण खुद दौड़ रहा है। किसकी तरफ दौड़ रहा है, वस्तु की तरफ। जब इस तरह की कंडीशन दे दी जाए और आपसे प्रतिबिंब का वेग पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये दुगना होता है। याद रखना है, मैंने आपको कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिया है। अब देखो दोस्तों, स्थिर वस्तु की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर किस वेग से गतिशील होगा, तो आपको क्या करना है, दुगना करना है। यानी 10 मीटर पर सेकंड है तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड प्रतिबिंब का जो वेग है वो हो जाएगा वस्तु की ओर। अब देखो दोस्तों, यानी कहने की बात है, वस्तु का प्रतिबिंब की ओर पूछे यानी वस्तु के सापेक्ष, या प्रतिबिंब का वस्तु की ओर पूछे यानी वस्तु के सापेक्ष, तो आप दुगना कर दो। यहां भी यही चीज हुई और यहां भी यही चीज होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दर्पण का कुछ भाग ढक देने पर तो देखो प्रतिबिंब आधा बनेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता।
दर्पण का कुछ भाग ढक देने पर दोस्तों प्रतिबिंब तो बनेगा, पर मैंने आपको लास्ट अपवर्तन में भी, लेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, ढक देने पर प्रकाश की मात्रा जो है दर्पण पर क्या गिरेगी, कम गिरेगी, तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे प्रतिबिंब थोड़ा कम चमकीला बनेगा। यानी प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, कम चमकीला। यानी बी और सी दोनों ही सही होंगे। ऐसा नहीं है भी ढक देने से प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कुछ भाग ढक, पूरा नहीं ढका है, कुछ भाग ढका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी वस्तु की लंबाई 3 मीटर है और उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ने लग जाते हो भी, जिस वस्तु को अपने को देखना है, जिसका पूरा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त करना है, उसकी लंबाई का आधा लंबाई आपके पास किसकी होनी चाहिए, समतल दर्पण की होनी चाहिए। अगर आप 5 मीटर की वस्तु को देखना चाहते हो तो कम से कम समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर। अगर 2.5 मीटर है तो 5 मीटर की वस्तु को अंदर दिखा देगा, उसका प्रतिबिंब अपने को दिखाएगा। तो देखो 3 मीटर है तो कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तो होनी चाहिए। 3 मीटर का आधा कितना हो गया, 1.5 मीटर। यानी आप किसी वस्तु 3 मीटर लंबाई की वस्तु और उसका पूरा प्रतिबिंब चाहते हो देखना, तो आपके दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी हो, इसका आधा यानी 1.5 मीटर होनी ही चाहिए। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आपतित किरण के लिए दर्पण को 30 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब अपने आपतित किरण के लिए दर्पण को घुमाते हैं तो आप ध्यान रखना दोस्तों, परावर्तित किरण भी घूमेगी और घूमेगी कितना, दुगना कोण घूम जाएगी। अगर आपने थीटा कोण पर घुमाया है आपतित किरण को दर्पण के लिए, तो आपकी परावर्तित किरण जो है वो कितना कोण घूमेगी, 2 थीटा। अब देखो दोस्तों, यानी आप दुगना कर देना। अब इसमें इसने कितना कोण घुमाया है, 30 डिग्री। आपतित किरण के लिए दर्पण को कितना घुमाया है, 30 डिग्री। तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, दुगना कर दो, 60 डिग्री घूम जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, आप थीटा बदलोगे तो चेंज कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 30 डिग्री घुमाओगे तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, 60 डिग्री घूम जाएगी। अब देखो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इन क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अपने पहले एक बार मिटा देते हैं ताकि इन्हीं न्यूमेरिकल्स को अपने इस स्लाइड पर यहां पे सोल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि 2 किरणें 2 लंबवत दर्पणों से, कि अपने को क्या दिए हैं, इसने 2 लंबवत दर्पण दे दिए। जैसे एक दर्पण ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, दोनों आपस में क्या है, लंबवत हैं। अब क्या कह रहा है भी, यदि 2 किरणें 2 लंबवत दर्पणों से क्रमशः परावर्तित हो तो अंतिम रूप से परावर्तित किरण आपतित किरण के क्या होगी। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है भी, जैसे एक किरण आ रही है, मान लो 2 किरणें अपने एक से समझ लेते हैं। ये किरण आई, यहां क्या होगा दोस्तों, पॉलिश की हुई है तो क्या होगा, परावर्तन। ये परावर्तन हो गया। फिर देखो दोस्तों, यहां से परावर्तन हुआ, अब यहां टकराएगी तो यहां से भी क्या होगा, परावर्तन होगा। तो देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, 2 किरणें 2 लंबवत दर्पणों से क्रमशः परावर्तित हो तो अंतिम रूप से परावर्तित किरण, ये रही अंतिम रूप से परावर्तित किरण, और ये आपतित है, ये क्या है, अंतिम परावर्तित किरण है। क्या है ये, अंतिम परावर्तित किरण है। इसने पूछा क्या है कि आपकी जो अंतिम रूप से परावर्तित किरण है वो आपतित किरण के क्या होगी, समांतर, लंबवत, 30 डिग्री पर प्रति समांतर। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, यानी ये समांतर है या प्रति समांतर, प्रति समांतर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या है इसका आंसर, दोनों आपस में क्या होगी, प्रति समांतर होगी। ये सेकंड ग्रेड में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जब प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है तो ये कैसे सोल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, इनको मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी दोस्तों जो फरवरी में ACF का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्टर, सहायक वन संरक्षक, उसमें इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल साइंस यानी जीके के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, अपने धीरे धीरे एक कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। आपका 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2 दर्पण परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। मतलब कह रहा है आपको भी 2 दर्पण हैं इस तरह से,
और दोनों कितने डिग्री पर झुके हैं, 60 डिग्री पर झुके हैं, और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछी है। प्रतिबिंबों की क्या पूछी है, संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं तो पहले आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, और m का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब अब देखो इसने कुछ भी नहीं बोला समद्विभाजक पर है कि नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। जब कुछ भी नहीं कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, यानी पहले m की वैल्यू निकाल लो। m कैसे निकालेंगे दोस्तों, 360 ऊपर है ही, थीटा का मान कितना दिया है 60, तो यहां से कितने पे गया, ये 6 पे गया, यानी m की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब देखो दोस्तों, m की जो वैल्यू 6 आई है ये क्या है दोस्तों, सम पूर्णांक। क्या है, सम मतलब संख्या क्या है, 6 है, और एक पूर्ण अंक है, मतलब 5.9 नहीं है ना 6.1 पॉइंट में नहीं है। एक तो ये सम है और एक ये क्या है, पूर्णांक भी है। अगर आपकी वैल्यू सम पूर्णांक आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर m-1 होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, तो आपकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 6 है, m का मान 1, यानी यहां पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे प्रतिबिंब, 5 बनेंगे। दोस्तों कैसे निकाला, सबसे पहले देखो दोस्तों आपको m ही निकालना है, आपको याद रखना है m कैसे निकालेंगे, 360 बटा में थीटा, थीटा आपको हमेशा दिया हुआ होगा, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने अपने को कुछ नहीं बोला समद्विभाजक अक्ष पर है कि नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, सीधा m को देखेंगे। अगर आपका m का मान सम आ रहा है तो आप एक कम कर देना, प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी, यानी m में से एक कम करने पर प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। अगर यहां पर m का मान विषम आ जाता तो आपको कम करने की जरूरत नहीं थी, फिर जो आपका मान था वही प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती। तो ये तो है दोस्तों पहला टाइप, भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो। अब इसका आंसर क्या आया, प्रतिबिंबों की संख्या 6 नहीं है दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 17वां, उसमें अपने को थीटा दिया गया है 120 डिग्री। मतलब मैं बार बार दर्पण नहीं बनाऊंगा इस बार, मतलब कहने की बात है, अभी 2 दर्पण है, उनके बीच में 120 डिग्री कोण है, बस सीधी सी बात है। थीटा दिया 120 डिग्री पर, इस बार उसने एक लाइन लिख दी है, बिंब जो है वो समद्विभाजक अक्ष पर स्थित है। इसकी समद्विभाजक अक्ष मतलब 2 भागों में बांटने वाली है, बिंब यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब उसने अपने को ये कह दिया भी बिंब कहाँ है, समद्विभाजक अक्ष पर स्थित है। अब उसने अपने से प्रतिबिंबों की संख्या पूछी है, तो पहले तो वही बात है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m कितना आएगा, देखो दोस्तों 360 बटा में 120, कितने पे गया, देखो दोस्तों 3 पे गया, ये कितने पे गया, 3 पर। ये तो आ गया m। अगर दोस्तों इसने समद्विभाजक नहीं बोला होता तो आपके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती, m आया आपका विषम, और विषम में आने पर माइनस नहीं करना होता, आपकी प्रतिबिंबों की संख्या 3 ही होती, पर उसने बोल दिया समद्विभाजक। अब देखो दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि बिंब जो है, बिंब समद्विभाजक अक्ष पर स्थित है, अतः प्रतिबिंबों की संख्या, देखो दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या क्या आएगी, m में से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। m कितना आपका 3, -1 करेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई, 2। अब देखो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको सीधा ही दे दिया जाए, समद्विभाजक वगैरह कुछ नहीं बोला जाए, तो आपका अगर m विषम आता है तो वही प्रतिबिंब है, पर अगर उसने आप मतलब सम आता है तो आपको -1 करना है, पर अगर उसने समद्विभाजक बोल दिया तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर मान विषम में आया तो आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, सम में माइनस नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आया है, 2। कितना आया है, 2 हो गया है। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो तब है क्वेश्चन जब समद्विभाजक अक्ष पर वस्तु रखी है। अब अपने बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, थीटा उतना ही है, पर इस बार वो कह रहे हैं भी समद्विभाजक अक्ष पर नहीं है। तो देखो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों इस बार फिर आपको 18वें क्वेश्चन में
18वें क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है 120 डिग्री। जो बिंब है आपका क्या बताया जा रहा है, समद्विभाजक अक्ष पर स्थित नहीं है, ये ध्यान रखना है, स्थित नहीं है। तो देखो पहले तो दोस्तों m निकालना है, 360 बटा में थीटा, m बराबर कितना आएगा 360 बटा में 120, कितना आ गया m बराबर 3 आ गया दोस्तों। जब चूंकि बिंब समद्विभाजक अक्ष पर स्थित नहीं है तो प्रतिबिंबों की संख्या, अगर दोस्तों अगर समद्विभाजक पर बिंब नहीं हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है दोस्तों, n बराबर m होता है। n बराबर क्या होता है m, आपका m कितना है 3, यानी यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी 3 आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, अगर आपको सीधा ही थीटा दे रखा है तो आप m की वैल्यू निकालो, आपको मतलब समद्विभाजक वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ तो आप m निकाल लो। अगर आपका मान सम में आए तो -1 कर दो, विषम आए तो वही आपकी प्रतिबिंबों की संख्या है। फिर अगर आपको समद्विभाजक अक्ष दे दिया जाए तब आपको, यानी आपको बोल दिया जाए भी बिंब कहाँ रखा है, समद्विभाजक अक्ष पर रखा है, तो आप पहले m का मान निकालो 360 बटा में थीटा से। अगर m का मान विषम आया तो -1 करना है, सम आया तो नहीं करना, यानी उल्टा हो जाएगा पहले से। और तीसरी कंडीशन ये है जब वो अपने को ये मेंशन कर दे, ये बता दे भी बिंब समद्विभाजक अक्ष पर नहीं रखा हुआ है, तब आप m निकालो और जो आपका m का मान आएगा वही किसका मान है, n का, यानी प्रतिबिंबों की संख्या है। ये है दोस्तों 3 टाइप इसके। चौथा टाइप एक और दे रखा है मैंने, वो और देखते हैं अपने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अभी तक जितने भी मान आए हैं दोस्तों वो पूर्णांक आ रहे हैं, पॉइंट्स में कोई भी नहीं मान आया। अब अपने एक पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन। इसमें अपने को थीटा कितना दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। थीटा कितना दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है और प्रतिबिंबों की संख्या पूछी है। तो पहले अपने क्या निकालेंगे, m, क्या निकालेंगे, m निकालेंगे, 360 बटा में 75। ये आप सोल्व करो इसको, लगभग कितने पे जाएगा, 7 चौकट 4.8 पे जाएगा लगभग ही। कितने पे जाएगा, 4.8। अब उसने अपने को कुछ नहीं बोला समद्विभाजक अक्ष पर है कि नहीं है, तो अपनी कहानी यूज करेंगे। अब m की वैल्यू आ गई, m का मान आ गया, आया कितना है 4.8। अगर m भिन्न में आ जाए तो भिन्न का पूर्ण अंक प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। यानी अब आप प्रतिबिंब कितने लोगे, अब ऐसा तो नहीं है ना भी 4 और 0.8, मतलब 4 पूरे और 1 मतलब जो है 0.8वां हिस्सा हो गया उसका, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पूर्ण अंक लेना है। अब इसका पूर्ण अंक 5 को अपने धक्के से बना नहीं सकते, तो पूर्ण अंक कितना होगा इसका, 4। अतः प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे 3.2 आता तो आप कितना लेते, 3, 7.2 आता तो 7 लेते, 4.8 है तो पूर्ण अंक कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 4.8 है तो आप कितना लोगे, 4 लोगे। अब दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैंने थीटा 100 डिग्री दिया है और प्रतिबिंबों की संख्या पूछी है। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों परावर्तन और समतल दर्पण पर आज के जो 20 प्रश्न थे वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ।